डाउट नट पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं हूं आपका मास्टर टीचर कामेश कुमार जांगीड़ और स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का डाउट नट की इस स्पेशल क्लास में। तो बच्चों, आई होप आप सब बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर सामान्य कार्बनिक रसायन का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 8। उम्मीद है आप सभी बच्चों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो आइए बात करें इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इससे पहले हमने अभी तक क्या कर लिया है बच्चों? अभिक्रिया के बारे में, बंध विखंडन के बारे में, आक्रमणकारी अभिकर्मक के बारे में, मध्यवर्ती के बारे में, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, अति संयुग्मन क्या होता है, एरोमेटिकता क्या होती है, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा क्या होती है और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं बच्चों? आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सबसे पहले तो पश्चाबंध, बैक बॉन्डिंग क्या होता है। ओके जी, क्लियर हुआ? ओके, एक दफा हम बैक बॉन्डिंग को भी समझेंगे कि बैक बॉन्डिंग होता कैसे है। क्लियर है? ओके, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा बैक बॉन्डिंग को, सेम वही होता है यहाँ पर भी। ओके, कार्ब धनायन कार्ब ऋणायनों के स्थायित्व की हम तुलना करेंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे अम्लीय सामर्थ्य एवं क्षारीय सामर्थ्य। ये टॉपिक्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, क्लियर हुआ? ये तीनों के तीनों टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, तो अच्छे से इनको समझिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या पहला टॉपिक, जो कि है यहाँ पर क्या, बैक बॉन्ड। करें स्टार्ट? ओके जी, हाँ जी। तो आइए बात करें बैक बॉन्डिंग के बारे में। क्लियर है बच्चों? तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है? ओके जी, तो अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के बारे में या पश्चाबंध के बारे में, ये होता क्या है बच्चों? जैसा कि आपने पढ़ा होगा बच्चों, मान लीजिए दो परमाणु है ए और बी, जिनके बीच में एक बंध पहले से बना हुआ है। ओके, और मान लीजिए एक परमाणु ऐसा है जिसका अष्टक पूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसके पास अष्टक पूर्ण है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, यहां पर मान लीजिए कोई तत्व ऐसा है बच्चों ए, जिसका क्या है, अष्टक पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है एवं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ओके, और ये दूसरा परमाणु ऐसा है, या तो इसके पास अष्टक अपूर्ण है। ओके, आमतौर पर क्या मिलेगा, ये अष्टक अपूर्ण मिलेगा, रिक्त कक्षक होगा, जिसकी वजह से रिक्त कक्षक होगा। तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या क्या बातें होती है। एक परमाणु जिसके पास रिक्त कक्षक है, एक परमाणु जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, या तो ऋणावेश के रूप में या लोन पेयर के रूप में। तो एक बंध बनने के पश्चात दूसरा जो बंध बनेगा, इसी को कहा जाता है बैक बॉन्डिंग। क्लियर हुआ? या पश्चाबंध, इसी को क्या कहेंगे हम, बैक बॉन्डिंग भी कहेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हुआ, ए और बी के बीच में यहाँ पर एक नया बंध बन गया, उप सहसंयोजक बंध। क्लियर है? इसे आप यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है। ओके, जब आप इस उप सहसंयोजक बंध को सहसंयोजक बंध में कन्वर्ट करेंगे तो देने वाले पे धनावेश, लेने वाले पे ऋणावेश। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस प्रकार से ये बंध बनता है। तो उम्मीद है आपको बैक बॉन्डिंग का सीन समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बैक बॉन्डिंग हमें देखना होता है। क्लियर है? अच्छा, बैक बॉन्डिंग की शर्त, यहाँ पर अगर अपन बात करें शर्त, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? पहली शर्त, ओके, दोनों परमाणु जो बंध बना रहे हैं, ठीक है ना, दोनों परमाणु या तो सेकंड आवर्त के होने चाहिए, आवर्त के होने चाहिए, अथवा एक परमाणु सेकंड पीरियड का, बोले तो सेकंड आवर्त का, ओके, एवं दूसरा परमाणु थर्ड पीरियड का होना चाहिए, थर्ड पीरियड का होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, या तो दोनों के दोनों सेकंड पीरियड के हो, या एक सेकंड का हो तो दूसरा थर्ड पीरियड का होना चाहिए। ओके, एक का अष्टक पूरा होना चाहिए, दूसरे के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए। ओके, अब
आओ जरा बात करें इस क्वेश्चन पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट। ओके जी, अच्छे से उनको देखें, अच्छे से क्लियर करें। हाँ जी, जैसे कि देखिए बच्चों यहाँ पर उदाहरण हाँ जी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये CH2 है, इस पर धनावेश, इससे जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। यहाँ पर है CH2 धनावेश, इससे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। यहाँ पर है बच्चों CH2 धनावेश, इससे जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। और यहाँ पर है ये CH2 धनावेश, इससे जुड़ा हुआ है आयोडीन। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को हम समझना चाहें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होगा? देखो इसके पास रिक्त कक्षक है, यहाँ पे फ्लोरीन है, जिसके पास क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के रूप में। सर वो तो यहाँ पे क्लोरीन भी रखता है, वो तो ब्रोमीन भी रखता है, और वो तो आयोडीन भी रखता है। लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन दूसरे आवर्त का है और कार्बन भी दूसरे आवर्त का है, तो इसके 2p कक्षक से इसके 2p कक्षक में लोन पेयर चले जाएंगे तो क्या होगा, 2p अतिव्यापन होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 2p 3p होगा। ओके, और बाकी में तो बैक बॉन्डिंग बहुत इतनी ज्यादा इफेक्टिवली नहीं हो पाती है। यहाँ पर होगा 2p 4p अतिव्यापन। ओके, और यहाँ पर होता है 2p 5p अतिव्यापन। तो सबसे अच्छा अतिव्यापन कहाँ होगा, क्या 2p 2p, फिर 2p 3p, 2p 4p? तो ये बहुत ही वीक है। क्लियर हुआ? उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। मतलब बैक बॉन्डिंग यहां से हो सकती है। तो यहां पर अगर अपन देखें स्थायित्व का क्रम, अगर हम देखें स्थायित्व का क्रम, तो सर्वाधिक स्थायी कार्बोधनाइन कौन सा हुआ बच्चे, जहां पर 2p ओवरलैपिंग हो रही है। ओके जहां पर 2p ओवरलैपिंग होगी, क्या वो कार्बोधनाइन ज्यादा स्थायी हो जाएगा? ओके, तो यहां पर ये इसका क्रम हो जाएगा। कितना आसान है, बैक बॉन्डिंग लगाना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट बताना है। ओके, देखो ध्यान से। हाँ जी, देखिए ध्यान से बच्चों, यहां पर ये ऑक्सीजन, यहां पर धनावेश, ठीक है, क्लियर है, ये पहला कंपाउंड है। मान लीजिए बच्चों यहां पर ये ऑक्सीजन, यहां पर धनावेश। ओके, और तीसरा कंपाउंड मान लीजिए यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर धनावेश है। अब सोचो अगर हम बात करें इनके स्थायित्व के बारे में, तो स्थायित्व का क्रम क्या होगा, स्थायित्व का क्रम। हाँ जी, अगर आप देखें तो यह ऑक्सीजन क्या है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है कार्बनों की तुलना में, तो ये क्या दर्शाएगा, आमतौर पर -I प्रभाव दर्शाएगा। दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? सबसे पहले देखो, क्या इसमें अनुनाद है? नहीं है। क्या इसमें अतिसंयुग्मन लगेगा? ऑक्सीजन। हमें कार्बोधनाइन का स्थायित्व देखना है। सोचो, हमें स्थायित्व किसका देखना है, कार्बोधनाइन का। ओके भैया, ठीक है, यहाँ पर आप अतिसंयुग्मन भी सोच सकते हो, सब सोच सकते हो भाई। यहाँ पे कार्बोधनाइन में इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। ओके, क्लियर हुआ? वो तो यहाँ पर भी है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर और कौन से फैक्टर से जो सबसे ज्यादा स्थायी इसको बनाएंगे? देखो जी ध्यान से बच्चों, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो बैक बॉन्डिंग भी होता है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन आमतौर पर -I दर्शाएगा, -I दर्शाएगा। अब देखो ध्यान से यार, यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, इसके पास ये कार्बन है जिसके पास रिक्त कक्षक है, क्या यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी? बोलो हाँ या ना। तो बैक बॉन्डिंग होने से तो अष्टक ही पूरा हो जाता है ना भैया। इसके पास जैसे ही लोन पेयर इसने दिया, अष्टक पूरा हो जाएगा। अब तो यहाँ पर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं बची। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो देखो ध्यान से, सर्वाधिक स्थायी कौन सा होगा, C होगा, क्योंकि वहां पर बैक बॉन्डिंग लग रहा है। ओके, अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर ऑक्सीजन के जस्ट पास वाला कार्बन पर धनावेश है कि नहीं? तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग लगेगा? नहीं। क्या यहाँ पर बैक बॉन्डिंग लगेगा? नहीं। तो आमतौर पर आप सोचो कि यार ये -I प्रभाव लगा रहा है, धनावेश इसके ये पहले ही गरीब है, अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे तो क्या और ज्यादा गरीब हो जाएगा? I प्रभाव दूरी के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं करता? करता है। तो यहाँ पर ये धनावेश इस ऑक्सीजन के नजदीक है, तो ज्यादा खींचेगा तो और गरीब हो जाएगा, और ये उतना गरीब नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा स्थायी C है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर स्थायी हो जाएगा A, फिर लास्ट में आ जाएगा B, दूरी। ओके, दूरी के हिसाब से हमने आंसर निकाला, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग लगा दिया। तो मेरी बात समझ में आई? तो बैक बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लियर हुआ? ओके जी, तो यहाँ पर आप बैक बॉन्डिंग के आधार पर भी आंसर दे सकते हो। तो देखो ध्यान से, सर आप तो हमें ये बता दो कि अगर हमें किसी भी आयन का स्थायित्व देखना है, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, उनके लिए क्या देखें? सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे पहले आपको देखना होगा बैक बॉन्डिंग। क्या देखना होगा? बैक बॉन्डिंग, कि उसमें कहीं बैक बॉन्डिंग तो नहीं। और बैक बॉन्डिंग के बाद फिर आप देखें अनुनाद,
अनुनाद के अंदर प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट आपको सोचकर चलना है। फिर इसके बाद देखिए बच्चों आप अति संयुग्मन क्लियर हुआ, एच इफेक्ट ये आपको देखना है। फिर इसके बाद में देखना है बच्चों आपको आई इफेक्ट, ओके, प्लस आई या माइनस आई, ये क्रम आपको देखना है। तो आप आसानी से किसी भी यौगिक के बारे में यहां पर गणना कर सकते हैं, मतलब उसकी तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट मतलब ये नोट क्या है, सबसे पहले इस क्रम में चेक करें, मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये क्रम देखें। मतलब अगर सबसे पहले क्या सोचे, सबसे पहले क्या सोचे, यहां पर ये आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या सोचे, सबसे पहले सोचे बैक बॉन्डिंग, क्या यार यौगिक में बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, ओके क्लियर हुआ। और फिर अनुनाद तो नहीं हो रहा, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो फिर अनुनाद पे चले जाओ। अनुनाद से आंसर न निकले तो अति संयुग्मन से सोचो, अति संयुग्मन से न निकले तो फिर आई इफेक्ट से सोचो, सबके आंसर निकल जाएंगे। और एरोमेटिकता वाली शर्त तो देखनी है, अगर कोई यौगिक एरोमेटिक हो रहा है तो वो तो स्थायी ज्यादा होगा, पक्की बात, क्लियर है, क्योंकि एरोमेटिक यौगिकों में अनुनाद तो आ ही जाएगा ना। ओके देखो ध्यान से, हाँ जी। अब कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि जैसे कि मान लो दो अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचनाओं में आपको बैक बॉन्डिंग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। अनुनादी संरचनाएं कब बनती है, जब एक से इलेक्ट्रॉन जाता है फिर दूसरा वाला देता है, तो बैक बॉन्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। जब अनुनादी संरचनाओं में बैक बॉन्डिंग नहीं देखा जाता है, जब एक ही यौगिक की अनुनादी संरचनाओं के मध्य तुलना की जाती है तो बैक बॉन्डिंग नहीं देखी जाती है, ओके। जैसे कि देखो ध्यान से इस पीछे वाले क्वेश्चन में, क्या ये एक ही यौगिक की अनुनादी संरचनाएं हैं क्या, नहीं ना, एक ही यौगिक की अनुनादी संरचनाएं नहीं है, यहां पर अनुनाद थोड़ी ना हो रहा है, तो मैंने बैक बॉन्डिंग से आंसर देखा। और यदि मान लीजिए अगर यह एक ही यौगिक की अनुनादी संरचनाएं होती तो, अगर यह एक ही यौगिक की अनुनादी संरचनाएं होती तो फिर कैसे देखूंगा मैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ओके। जब एक ही यौगिक की अनुनादी संरचनाएं हो तो हम किस तरीके से देखेंगे इसका आंसर, आओ जरा इस बात को भी हम समझे। तो देखो ध्यान से, क्या यहां तक का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर एक ही यौगिक की अनुनादी संरचना है तो आपको नहीं सोचना, जैसे कि कोई बच्चा कभी कभी सोच ले, जैसे कि मान लो यहां पर उदाहरण, जैसे कि मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH है, ओके जी। यहां पर जब हमने क्या करवाया, अनुनाद करवाया, यहां पर जब हमने क्या करवाया बच्चों, अनुनाद करवाया, तो आपने ये सोचा ये बंद यहां गया, फिर ये बंद यहां आया, ओके। तो यहां पर CH2 माइनस हो जाएगा, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O माइनस हो गया, ओके। तो देखो ध्यान से, यहां पर जब हमने ये संरूपण बनाया, एक बार पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जब यहां से यह पाई बंद ऑक्सीजन पर गया तो यहां पर गरीबी आई। अब जैसे ही गरीबी आई, ये पास वाला यहां पर गया ऋणावेश के रूप में, और जैसे ही यहाँ ऋणावेश आए यहां पर रिक्त कक्षक, तो क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका ना। मतलब ये एक ही यौगिक की दो अनुनादी संरचनाएं हैं, तब जाकर के यहाँ पर CH2 माइनस, यहाँ पे CH2 पे धनावेश आ गया, ओके। यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CO माइनस H, तो देखो बैक बॉन्डिंग हुआ कि नहीं हुआ, कि जब ये यहां गया तो ये यहां चला गया, तो बैक बॉन्डिंग इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहां पर फिर आपको बैक बॉन्डिंग से नहीं सोचना है, ओके क्लियर हुआ, ओके जी। तो यहां तो देखो अगर ये A है यह B है, यहां तो स्थायित्व A का ज्यादा होगा क्योंकि A उदासीन है। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों, तो इस तरीके से आप बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट ध्यान रख सकते हैं, ओके क्लियर। अब देखो ध्यान से, कार्बोधनाइन और कार्बोरेनाइन के स्थायित्व की तुलना मुक्त मूलक की भी कर सकते हैं। देखो जी ध्यान से, कार्बोधनाइन का स्थायित्व, कार्बोधनाइन का स्थायित्व कौन से प्रभाव बढ़ाएंगे, कार्बोधनाइन मतलब गरीब, यही मान सकते हैं हम। तो अब गरीब को इलेक्ट्रॉन दिए जाए या लिए जाए, गरीब को इलेक्ट्रॉन दो,
मतलब कि ऐसे समूह जो उसके स्थायित्व में वृद्धि कर सके, जैसे कि प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले समूह जोड़ दोगे तो स्थायित्व बढ़ जाएगा, या फिर प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह जोड़ दोगे तो स्थायित्व बढ़ जाएगा, या फिर एच इफेक्ट अगर आप दर्शाने वाले समूह जोड़ दें, एल्किल समूह जोड़ दें तो स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन अगर हम बात करें माइनस एम वाले समूह जोड़ देंगे तो वो स्थायित्व घटा देंगे, या माइनस आई प्रभाव वाले समूह जोड़ देंगे तो वो स्थायित्व घटा देंगे। क्या यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ है ना। तो कार्बधनायन क्या होता है? गरीब होता है। कार्बधनायन का स्थायित्व देखो या मुक्त मूलक का देखो, मुक्त मूलक का स्थायित्व, क्योंकि दोनों के दोनों क्या होते हैं? मुक्त मूलक का स्थायित्व। क्या मेरी यह बात समझ में आई बच्चों? तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। अगर हमें किसी भी कार्बधनायन का स्थायित्व देखना है तो इस तरीके से सोचना है, या मुक्त मूलक का स्थायित्व देखना है तो इस तरीके से हमें सोचना है। क्या बात समझ में आई बच्चों? क्या बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ? ओके। और यहीं पर अगर हम बात करें कार्बनिनायन का स्थायित्व, कार्बनिनायन का स्थायित्व, हाँ जी, कार्बनिनायन कार्बन पर ऑलरेडी ऋणावेश है तो उससे आप इलेक्ट्रॉन देंगे या उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे? उससे इलेक्ट्रॉन खींचो। मतलब ऐसे समूह जो क्या दर्शाते हैं? माइनस एम प्रभाव दर्शाते हैं या माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं, वो स्थायित्व बढ़ाएंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्लस एम प्रभाव, प्लस आई प्रभाव या अति संयुग्मन वाले, वो घटाएंगे। पक्की बात बच्चों? ओके जी। तो देखो ध्यान से यहाँ पर हम इनके स्थायित्व को बता सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पर आप ही को सोचना है कुछ कुछ बातें। अब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आप अपने दिमाग को खुला रखिएगा कि अच्छा कैसे सोचना है। पक्की बात? तो सारा हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है क्वेश्चन करने के लिए, ताकि क्योंकि ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये चीजें पहले क्यों पढ़ी? क्योंकि बच्चों ये आगे काम में आएगी। ओके, और अगर आपके काम में आएगी तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के लिए बच्चों। कार्बधनायन मतलब स्थायित्व का क्रम बताएं, स्थायित्व का क्रम बताएं। हाँ जी, यहाँ पर अगर अपन बात करें कुछ क्वेश्चन ले, जैसे कि पहला क्वेश्चन मान लीजिए CH3 CH2, इस पर धनावेश है। मान ली थोड़ा और आसान लेते हैं ना पहली बार में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर CH प्लस CH3 प्लस, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए NH प्लस, ये कोई समूह है, या जैसे कि C यहाँ पे NH2 प्लस है, यहाँ पर OH प्लस है, मान लीजिए F प्लस है। तो देखो धनावेश ज्यादा स्थायी किस पर होता है? जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, तो इस पे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? और अगर यही ऋणावेश होता तो CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, तो किस पे ऋणावेश ज्यादा स्थायी होता है? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। पक्की बात? क्लियर हुआ? ओके, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने हैं। पक्की बात? बहुत बढ़िया। यहाँ पर कारण क्या था? EN, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ओके, हाँ जी। अगला क्वेश्चन करें क्या? जैसे कि मान लीजिए एक है CH3 CH2 धनावेश, एक है मान लो बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH धनावेश, और एक मान लो आप CH3 C ट्रिपल बॉन्ड धनावेश। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, पता है ना? ओके, और ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, CH3 CH2 ऋणावेश, CH2 डबल बॉन्ड CH ऋणावेश, CH डबल ट्रिपल बॉन्ड C ऋणावेश। तो किसके ऊपर ऋणावेश ज्यादा स्थायी होगा बच्चों? आपने पढ़ा है कि जो sp कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है sp2 कार्बन से, और sp2 की ज्यादा होती है sp3 कार्बन से। तो यह कॉन्सेप्ट दोनों जगह काम में आ जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पर तो स्थायित्व का क्रम ये होगा, लेकिन यहाँ पर स्थायित्व का क्रम ये होगा। पता है ना? जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। ओके, हाँ जी। अगला क्वेश्चन क्लियर हुआ? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई कार्बधनायन है, मान लीजिए ये कोई कार्बधनायन है, मान लीजिए ये कोई कार्बधनायन है। ज्यादा स्थायी कौन होगा? ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। आमतौर पर 3 डिग्री कार्बधनायन ज्यादा स्थायी होता है, पढ़ा रखा है मैंने।
ओके, बहुत बढ़िया, ये हमने देख लिया जी। अगला क्वेश्चन ट्राई करें अच्छे से, धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन हम अच्छे से ट्राई करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आवे। CH3O माइनस, यहाँ पर ले लिया मैंने C2H5O माइनस, यहाँ पर ले लिया मैंने CH3O माइनस, और यहाँ पर ले लिया मैंने CH3O माइनस। कौन सा ऋणायन ज्यादा स्थायी है मुझे बताओ, क्या ये? क्योंकि एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा क्या बेटा वहां पे ऋणावेश का स्थायित्व घटेगा। एल्किल समूह का प्लस आई होता है, इसमें कम लगेगा उसमें ज्यादा लगेगा। ओके, बहुत बढ़िया, सिंपल है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये देखा। अब और देखो, जैसे कि अगर हम बात करें F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, किसके ऊपर ऋणावेश ज्यादा स्थायी होगा? सर जब ऋणावेश को देखा जाता है, जब हम वर्ग में ऊपर से नहीं चलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आकार के आधार पे आंसर देते हैं। ज्यादा बड़ा आकार किसका है? आयोडीन का, तो आकार बढ़ेगा तो स्थायित्व बढ़ेगा। आकार बढ़ रहा है तो स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि ऋणावेश उसके ऊपर ज्यादा स्थायी होगा जिसका आकार बड़ा होगा। क्लियर हुआ बच्चे? ओके, ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अच्छा, तो इस तरीके से तुम तो ये भी बता सकते हो फिर, जैसे कि OH माइनस और SH माइनस, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन? ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, सल्फर का आकार बढ़ा तो उसके ऊपर ऋणावेश ज्यादा स्थायी। पक्की बात समझ में आ रही है बच्चों? एक एक बात समझ में आनी चाहिए आपको। ओके जी, क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। हाँ जी, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ धनावेश। ओके, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ धनावेश। दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है? बी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है। ओके, डबल सिंगल धनावेश, जबकि यहाँ नहीं है। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से अपन देख सकते हैं। 9, अगला देखो 10। एक एक क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पर देखो जी बच्चों, CH2 धनावेश है, और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर धनावेश है। क्या यार यहाँ पर रेजोनेंस है? और यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। ओके, तो जिसमें रेजोनेंस होता है वो ज्यादा स्थायी होता है, पता है ना? बहुत बढ़िया। हर एक क्वेश्चन के पीछे अपना एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को आपको ढूंढना है और अच्छे से समझना है। पक्की बात? क्लियर? क्या ये क्वेश्चन भी आपने बना लिया अच्छे से? ओके, ये क्वेश्चन भी हमने ट्राई कर लिया अच्छे से। और क्वेश्चन देखो, और अच्छे से उनको समझने की कोशिश हम करते हैं। ओके जी, जैसे कि देखो ये देख लिया। ओके, मान लीजिए बच्चों यहाँ पर क्या है? यही CH2 माइनस है यार, इसमें तो अनुनाद होगा। ओके ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे ऊपर ऋणावेश, इसमें कोई अनुनाद नहीं है, कोई अनुनाद नहीं है, लेकिन इसमें तो अनुनाद है। अब सोचो ज्यादा स्थायी आप किसे बताएंगे? ये बेंजिल कार्ब ऋणायन है, ये एक नॉर्मल ऑक्सीजन जिसके ऊपर ऋणावेश है। ओके, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा यहाँ पर ऋणावेश इसके ऊपर ज्यादा स्थायी होगा। कारण क्या? ये अधिक विद्युत ऋणी पर है और यहाँ पर कम विद्युत ऋणी पर। जब अनुनाद में जब ये इलेक्ट्रॉन दान करेगा तब भी किस पे जाएगा? कार्बन पे जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर सिंपल सा है, अधिक EN वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, ये देखा। अगला देखो, हाँ जी, लेकिन अगर सर इसमें थोड़ा ऐसा होता तो कैसे? मैंने कि यहाँ पर O माइनस है, अब यहाँ पर देखो, हाँ अब अपन सोच सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन पर है, वहां पर भी ऑक्सीजन पे है। ठीक है, ऑक्सीजन पे तो रहेगा, लेकिन अनुनाद के जरिए ये बेंजीन के ऊपर भी चला जाएगा, तो रेजोनेंस हुआ, इसमें रेजोनेंस नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इसमें अनुनाद होगा, अब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। पक्की बात? समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से यहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी हम देख सकते हैं। ओके जी, क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है एक एक क्वेश्चन के पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूं और आपको बता रहा हूं। ओके, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को देखो और समझो ताकि आपको कोई दिक्कत ना आवे। अच्छा देखो ध्यान से, इसका नाम पता है? ट्रोपेलियम, याद है ना? ट्रोपेलियम कार्ब धनायन, ये है ट्रोपेलियम कार्ब धनायन, और ये है बच्चों बेंजिल कार्ब धनायन।
ये है बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन। हाँ जी, अब मुझे बताओ दोनों में ज्यादा स्थायी कौन होता है? एक तो आप ये बोल सकते हैं कि सर इसमें ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है इसलिए ज्यादा स्थायी ये है, उसमें कम बनती है वो कम स्थायी है। ठीक है, ये कारण भी सही है। ओके, लेकिन बच्चों देखो ध्यान से, ये भी एरोमेटिक है वो भी एरोमेटिक है। देखो ना, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वलय में, लेकिन यह एरोमेटिक कब हुआ? जब यहाँ पे धनावेश हुआ। ओके, भले ये CH2 ना होता तब भी बेंजीन एरोमेटिक होती, और यहाँ पर ये धनावेश या ऋणावेश आने के बाद एरोमेटिक हुआ है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं। जब कोई यौगिक धनावेश या ऋणावेश के द्वारा एरोमेटिक होता है तो वह अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है, और उसे क्वासी, क्या? क्वासी एरोमेटिक कहा जाता है। ये बहुत काम आएंगे बेटा जब तुम IIT की या नीट की तैयारी करोगे ना, क्लियर है, उसमें बहुत काम के कॉन्सेप्ट है। ओके, उसे क्वासी एरोमेटिक कहा जाता है। तो देखो ये अपने दम, देखो एक दो बंदों के बारे में बताता हूं। 2 बंदे हैं, एक ऐसा है जिसके परिवार में बहुत सारा पैसा है, क्लियर हुआ, और एक ऐसा है जो अपने दम पे अमीर हुआ है। एक पैदाइश अमीर, एक अपने दम पे अमीर। कौन ज्यादा स्थायी होगा? बच्चों देखो, जो पढ़ा लिखा है ना, जो अपने दम पे अमीर हुआ है, उसको पता है पैसा कहाँ खर्च करना है। एक है पैदाइश अमीर, जिसको कोई पता ही नहीं हुआ, क्लियर हुआ। वो कहते हैं ना, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, क्लियर हुआ। तो उसको तो पैसे का कोई मेल जोल नहीं है। भैया ये यौगिक पहले से एरोमेटिक है, ये अपने दम पे एरोमेटिक बना है ना, धनावेश आया फिर एरोमेटिक हुआ, इसे कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में? तो इसका स्थायित्व ज्यादा होगा, पक्की बात। सिमिलरली बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पर स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड यही है। ओके, और यहाँ पर ये बेंजिल कार्ब धनायन, भले इसमें भी रेजोनेंस है, लेकिन यहाँ पर जब इसके अंदर धनावेश आता है तो जाके एरोमेटिक हो पाता है। हाँ है ना, क्वासी, अपने दम पर एरोमेटिक है ना, क्वासी एरोमेटिक। पक्की बात बच्चे? तो उम्मीद है यहाँ पर ये कुछ उदाहरण है जो आपको समझ में आया, अच्छे से समझ पा रहे हो, अच्छे से एक एक बात, इनकी फीलिंग्स को समझ पा रहे हो। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। हाँ जी, हर एक क्वेश्चन के पीछे कहीं ना कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, वही आपको पकड़ना है। देखो जी ध्यान से, अगर हम बात करें CH3C-, ओके, अगर मैं बात करूं CH2CH-, यदि मैं बात करूं यहाँ पर ये बेंजीन है, इसके ऊपर ऋणावेश, और यदि मैं बात करूं CH3CH2-। अब देखो ध्यान से, ज्यादा स्थायी किस पे ऋणावेश होगा? यहाँ पर ये त्रिबंधित कार्बन है, त्रिबंधित कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। हम तो यही बोलते हैं ना, जो विद्युत ऋणता होती है बच्चों, कहीं ना कहीं sp कार्बन की ज्यादा होती है, फिर sp2 कार्बन की उससे कम, फिर sp3 कार्बन की सबसे कम, यही हम जानते हैं। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ त्रिबंधित कार्बन है, यहाँ भी ये मान लो A, ये मान लो B, ये मान लो C, ये मान लो D। ओके जी, देखो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है। 3 डबल बॉन्ड इस ऋणावेश को स्थायी कर रहे होंगे, अधिक विद्युत ऋणी है ना वो, तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड 3 पाई बंद वाले, मतलब इसमें जो कार्बन है ज्यादा क्या है, sp2 है, इसमें 2 ही है, उसमें ज्यादा है, तो ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन हुआ? B और C में C, क्लियर हुआ। यहाँ पर अधिक -I वाले एटम। ओके, हाँ या ना? देखो यार, यहाँ पर अगर अपन बात करें, मैं आपको बताता था ना कि एक उदासीन है और एक ऋणावेशित है, तो किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा रहेगी? उदासीन वाले की। तो ये ऋणावेशित है, इसके पास वाले खींचेंगे इसको। ओके, इसमें ज्यादा, इसमें एक ही खींचने वाला। ओके, तो देखो ध्यान से, स्थायित्व की अगर हम बात करें
तो सर सबसे ज्यादा तो विद्युत ऋणी जिसकी विद्युत जाता है वो है ए, फिर उसके बाद है सी, फिर उसके बाद है बी, और ये एकल बंधित कार्बन डी। कोई दिक्कत इस बात में किसी को नहीं होनी चाहिए। ओके हाँ जी, अब देखो अगला 16। हाँ जी, यहां पर देखो बच्चों एक कंपाउंड, ये कौन सा है? अरे ये तो देखा देखा लग रहा है, बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन। हाँ जी, और एक होता है आपके पास ये साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्ब धनायन। अब मुझे बता सकते हो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? यार इसमें तो अनुनाद है, इसमें अनुनाद नहीं है। सिंपल सी बात है ना, देखो इसमें अनुनाद है, इसमें अनुनाद नहीं है, लेकिन अपवाद है ये। इसमें ज्यादा स्थायी ये होता है, इसमें होता है बच्चों डांसिंग रेजोनेंस। इसका कारण क्या है? ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। अब ये डांसिंग रेजोनेंस क्या भला होती है? ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस यहां पर होता क्या है बच्चे कि इसका जो रिक्त कक्षक है ना पी, वो इसके जो ये वलय के जो सिग्मा बंध है इसके साथ अतिव्यापन कर लेता है। देखो ध्यान से कैसे, यहां पर यार देखो ये 3 कार्बन की वलय है, 3 कार्बन की वलय में तनाव बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या होना चाहेगी? स्थायित्व होना चाहेगी। और तुरंत बच्चों यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर इसके पास रिक्त पी कक्षक, यहां पर क्या है? इसके पास रिक्त पी कक्षक और ये सिग्मा बंध, या तो ये वाला सिग्मा या ये वाला सिग्मा। यहां पर जैसे ही इस कार्बन के ऊपर जाएगा तो यहां पर एक ऐसी श्रृंखला बन जाएगी कि देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गया इस पर, यहां ऋणावेश यहां धनावेश, डबल बॉन्ड बन गया। ओके, और ये बंध टूट गया। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके क्लियर हुआ? यहां पर ये CH2 लगा लो चाहो तो आप। ओके जी, या उल्टा भी तो हो सकता है इधर। ओके जी, तो ये संरचना इसकी बन जाए। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और इस वाले कार्बन पर धनावेश आ जाए। तो ये प्रक्रम बहुत तेजी से चलता जाता है ताथैया ताथैया था। ओके क्लियर हुआ? मतलब डांस कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। यहाँ पे वलय खुल गई, तनाव खत्म ही हो गया बिल्कुल। ओके, तो ध्यान रखना ये जो साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्ब धनायन होता है इसमें होता है बच्चे डांसिंग रेजोनेंस, जो कि ये रहा, इसे कहा जाता है बच्चों डांसिंग रेजोनेंस, नृत्य अनुनाद है ना। डांसिंग रेजोनेंस हिंदी में यही कहेंगे ना इसे, नृत्य अनुनाद। ओके, डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्या है? सिग्मा पी, यहां पर क्या है? अतिव्यापन। ओके, इस प्रकार से यहां पर होता है। तो ध्यान रखो, एक डिब्बा एक बेंजीन पे भारी, अगर 3 लगा दूंगा तो 3 बेंजीन पे भारी। समझ में आई मेरी बात? तो देखो ध्यान से। हाँ जी, अगला तो देखो जी ध्यान से, ये यहां पर अगर मैंने इस कार्बन से 3 ऐसी वलय लगा दी तो क्या वो 3 बेंजीन पे भारी हो जाएगी? हाँ या ना? पीएच का मतलब फेनिल वलय, फेनिल वलय बोले तो बेंजीन वलय। हाँ है ना? क्या भारी हो जाएगी? जी बिल्कुल भारी हो जाएगी। ओके, और आमतौर पर वो खुद से भी ज्यादा भारी रहेगी। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर 3 डिब्बे लगा रखे हैं, तो 3 डिब्बे 2 डिब्बे से भारी और 2 डिब्बे 1 डिब्बे से भारी। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। ओके जी, अच्छा ये वाला पार्ट समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, बहुत अच्छा। दूसरी बात, यहाँ तो इसका स्थायित्व ना, ये जो साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्ब धनायन है इसका स्थायित्व तो ट्रोपेलियम आयन से भी ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो वलय है। ओके, इसका स्थायित्व तो इससे भी ज्यादा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, ये आप पहली बार पढ़ रहे होंगे इसलिए आपको लग रहा होगा कि सर मामला थोड़ा पेचीदा हो रहा है, लेकिन बच्चों यकीन मानिए अगर आपने इनको एक बार अच्छे से समझ लिया ना, और साइड में मैं क्या करूं, जैसे कि देखो ये टॉपिक ऐसा है बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूं लेकिन शायद वो लिखवाई नहीं हो, तो साइड में क्या करो, बादल बना करके अलग से ऐसे खोपचा बना करके उसमें लिख लो, अच्छा सर ने यहाँ पर ऐसा बताया। ओके क्लियर, ताकि आप उस रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझ सके किसी एग्जाम्पल से रिलेटेड। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पर ये बात समझ में आई बच्चों, ये है आपके पास
ट्रोपेलियम आयन, ट्रोपेलियम आयन, और ये है साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल मेथेन, सॉरी मेथिल कार्ब धनायन, मेथिल कार्ब धनायन। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? ओके जी, क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमें हर एक तरह के क्वेश्चंस की नॉलेज हो जाए। जैसे कि देखो ध्यान से, अगर हम बात करें यहाँ पर ये पीएच, यह पीएच, यह पीएच, 3 पीएच जोड़ दे, 3 फेनिल जोड़ दी, 3 बेंजीन वाले जोड़ दी। ओके, अब 2 जोड़ दी और अब एक ही जोड़ दी। ओके, तो जितने ज्यादा वलय होगी उतना ज्यादा अनुनाद, ठीक है ना, अधिक अनुनाद, अधिक क्या, सर्वाधिक अनुनाद। इन तीनों में अनुनाद तो तीनों में है, अनुनाद इसमें भी, अनुनाद इसमें भी है, अनुनाद इसमें मतलब मोर रेजोनेंस, उससे ज्यादा मोर रेजोनेंस, और इसमें मैक्सिमम, मैक्सिमम रेजोनेंस। ओके जी, ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव कम आते हैं, ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं। तो क्लियर है? तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों ये, अगर आप इनको समझ लेंगे तो। पक्की बात। तो कार्ब धनायन का स्थायित्व समझ में आया? ऐसे आप देख सकते हो, कार्ब धनायन का देख सकते हो, किसी का भी देख सकते हो। ओके जी, फील आ रही है बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। अगर ये टॉपिक्स अगर आपने समझ लिए ना, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, एक एक डाउट अच्छे से समझ में आएगा। पक्की बात? ओके जी, ये क्वेश्चन देखा। हाँ जी, एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ताकि हमारे और भी कॉन्सेप्ट है जो अच्छे से क्लियर हो सके, प्रिपेयर हो सके, हमें कोई दिक्कत ना आवे उन कॉन्सेप्ट्स में। क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? जैसे कि देखो ध्यान से, अब मान लो कभी कभी क्वेश्चन इतना ऐसा न होकर के कुछ और आ जावे, ऐसा न होकर के कुछ और आ जाए। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अभी हमने ये क्वेश्चन देखे, ओके, यहाँ पर तो इनको तो देख लिया हमने, अच्छे से क्लियर कर लिया और समझ भी लिया। ओके जी, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया। एक क्वेश्चन मेरे मन में और था, मैं आपको करवाना चाहता हूं। जैसे कि देखो ध्यान से, ये रहा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ धनावेश, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऋणावेश। अब मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन होगा? सिंपल सी बात है, सेकंड वाला, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना जी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जी, बिल्कुल आपको ये भी सोचना है। ओके, और ये है बच्चों आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। ओके जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, तो बहुत प्यारी लगेगी आपको केमिस्ट्री, अच्छे से समझ में आएगी। हाँ जी, जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एमी का मतलब होता है मेथिल, चलो मैं मेथिल ही लिख देता हूं। ओके, यहाँ पर इस पर है धनावेश, पक्की बात, इस पर है धनावेश। ओके, और यहाँ पर ये है बेंजिल कार्ब धनायन। तो मुझे बताओ इन दोनों में ज्यादा अनुनाद की, ज्यादा स्टेबल कौन है? देखो ध्यान से, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये एक ही बार में बैक बॉन्डिंग करेगी, अष्टक पूरा कर देगी। और जबकि जब बेंजिल कार्ब धनायन में अनुनाद होता है, तो फिर यहाँ पर ये बाहर जाएगा तो ये वाला गरीब हो जाएगा, फिर इसका यहाँ जाएगा ये गरीब, तो मतलब गरीबी चलती जाएगी। भले कार्ब धनायन में अनुनाद होगा, लेकिन वापस से कार्ब धनायन बनेगा। जैसे इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर के रूप में दे दिए, अष्टक ही पूरा। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग को ज्यादा तवज्जो मिलेगी रेजोनेंस से। समझ में आया बच्चे? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ऐसे भी आप सोच सकते हो। ओके, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, सारे कॉन्सेप्ट को समेटते हुए आगे बढ़ना है। पक्की बात बेटा जी? ओके, हाँ जी। अब देखो यहाँ पर अगला एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए यहाँ लगा हुआ है NO2, यहाँ जुड़ा हुआ है CH2 ऋणावेश। ओके, यहाँ जुड़ा हुआ है CN, ठीक है ना, ये कार्बन जुड़ा हुआ है आगे, ठीक है ना, CN, फिर यहाँ जुड़ा हुआ है CH2 ऋणावेश, यहाँ जुड़ा हुआ है बच्चों C डबल बॉन्ड OH CHO, यह CH2, यह CH2, इसके ऊपर ऋणावेश। तो मुझे बताएं सर्वाधिक ऋणावेश किस पर ज्यादा स्थायी होगा? सर्वाधिक ऋणावेश किसके ऊपर ज्यादा स्थायी होगा? जिसका माइनस आई ज्यादा होगा। ये NO2 भी माइनस आई दर्शाता है,
है ना। CN भी माइनस आई दर्शाता है। ओके, यहाँ पे CHO समूह भी माइनस आई दर्शाता है, लेकिन हमें पता है ना इसका माइनस आई ज्यादा होता है NO2 का, फिर CN का, फिर आता है COOH का, मतलब CHO का। पक्की बात, ऐसे भी आप कर सकते हो, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, घुमा करके कैसे भी आ जाए, हमें उसका आंसर आना चाहिए। अब देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ऋणावेश है। ओके, क्लियर हुआ। और मान लीजिए यहां पर इसकी बजाय, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये CH3 है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर ऋणावेश। अब मुझे बताएंगे ऋणावेश किस पर ज्यादा स्थायी होगा। देखो CH2CO इसमें भी उसमें भी दोनों में है, लेकिन यहाँ H है वहां CH3 है। ये देखो जी बेटा CH3 क्या लगाता है, प्लस आई प्रभाव, तो वो ऋणावेश को और बढ़ा देगा। भैया अनुनाद तो इसमें भी अनुनाद उसमें भी है। सबसे पहले मैंने क्या देखा, अनुनाद। दोबारा देखो भाई, दोबारा देखो, अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो। यहां पर लगा रखा है बेटा मैंने CH3। अब यार ये इतना पार्ट तो दोनों में कॉमन है ना, तो अनुनाद तो है ही सही। यह ऋणावेश और यह डबल बॉन्ड अनुनाद के द्वारा स्थायी है, ठीक है। ओके, लेकिन दूसरी बात, यहां पर जो ये CH3 है, क्या ये प्लस आई प्रभाव लगाएगा, और फिर ज्यादा स्थायी कौन होगा, पहला होगा, क्योंकि प्लस आई अगर बढ़ेगा तो ऋणावेश का स्थायित्व घटेगा। पढ़ा रखा है मैंने आपको। ओके, इस कॉन्सेप्ट से आप सोच सकते हैं। ओके जी, कॉन्सेप्ट कंप्लीट है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब। ओके, हाँ जी, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वीक हो जाए तो दिक्कत है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर O माइनस, ओके, यहाँ पे ऋणावेश ही, ठीक है। और मान लो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, यहाँ ऋणावेश। अब मुझे बताओ किस पे ज्यादा स्थायी होगा ऋणावेश, पहले वाले में या दूसरे वाले में। देखो पहले वाले में ऋणावेश केवल एक ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में भाग लेगा, जबकि दूसरे वाले में दोनों तरफ, इधर भी उधर भी। तो यहाँ पर रेजोनेंस तो है, वो तो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे मोर रेजोनेंस, ज्यादा अनुनाद। ओके, ये इधर भी डबल सिंगल ऋणावेश अनुनाद में भाग लेगा, डबल सिंगल ऋणावेश। इस ऋणावेश को डबल बॉन्ड मान लो समझने के लिए, या ऋणावेश मान लो, डबल सिंगल ऋणावेश, अनुनाद इधर से भी इधर से भी, जितना ज्यादा अनुनाद होगा उतना ज्यादा स्थायित्व होगा। पक्की बात, समझ में आई मेरी बात। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं ये, आप अपनी तरफ से कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों को, है ना। कितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं कि अच्छा ऐसे देखना है। क्लियर हुआ, मेरी बात समझ में आ रही है। ओके जी, देखो ध्यान से और क्वेश्चन देखो, जैसे कि देखो ध्यान से, यहाँ पे ऋणावेश है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऋणावेश। अब देखो दोनों में, यहाँ पर ऋणावेश इस CO के साथ अनुनाद में भाग ले रहा है, लेकिन इधर नहीं है। देखो डबल सिंगल सिंगल, अनुनाद टूट गया, जबकि यहाँ वाला ऋणावेश इसके साथ भी संयुग्मन में, इसके साथ भी संयुग्मन में, तो क्या ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा, जितना ज्यादा अनुनाद उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ओके, इसकी जगह एक और देख लो, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन हमने ऐसा देखा, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ O माइनस लगा दिया। ओके, और एक क्वेश्चन ऐसा ही एक और प्यारा क्वेश्चन हमने देखा, यहाँ डबल बॉन्ड O लगाया, यहाँ ऋणावेश लगा दिया। अब देखो इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन सा है। दोनों क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, इस क्वेश्चन को भी देखो। ओके, मैं कितने ही क्वेश्चन करवा सकता हूं आपको इस टॉपिक पर, बस आपको अपना कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ सर अब हमारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। देखो ध्यान से, यहां पर डबल सिंगल डबल बॉन्ड, क्या यह डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में है, क्या यह डबल बॉन्ड इस ऋणावेश के साथ संयुग्मन में है या नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पे ये ऋणावेश, देखो ये ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, पाई कन्वर्ट होगा ऋणावेश में, फिर ऋणावेश कन्वर्ट होगा पाई में, फिर पाई कन्वर्ट हो जाएगा ऋणावेश में। क्या यहाँ पर मतलब एक्सटेंडेड, मतलब यहाँ पर विस्तारित अनुनाद है, यहाँ पर है बच्चे विस्तारित अनुनाद, एक दिशा में विस्तारित अनुनाद, और यहाँ पर क्या क्रॉस है, बताया था ना मैंने आपको क्रॉस रेजोनेंस, कि देखो A B के साथ अनुनाद में है, B C के साथ अनुनाद में, लेकिन इन दोनों में कोई अनुनाद नहीं है। मतलब जब ये होगा तो वो वाला नहीं हो पाएगा, और जबकि यहाँ तो एक ये सीरियल में चल रहा है। तो देखो यहाँ पर यह ऋणावेश क्या कमी, अगर सपोज करो मान लो ये डबल बॉन्ड अनुनाद में भाग ले तो ये ले पाएगा क्या, नहीं ले पाएगा। तो क्या इसका अनुनाद तो रुक गया ना, तो क्या ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो पाया, नहीं। लेकिन यहाँ पर आराम से हो रहा है। ये जब बंद ऊपर जाएगा तो यहाँ धनावेश आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ये ऋणावेश में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ज्यादा स्थायी हो जाएगा।
विस्तारित अनुनाद, एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। उम्मीद है मेरी बात यहाँ पर भी आपको समझ में आई होगी, अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखो। एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको चीजों को समझने में। आप चीजों को लेकर और ज्यादा सोचने लग जाएंगे, अच्छा यहाँ पर ऐसा देखा जा सकता है। एक एक बात अच्छे से क्लियर करो। चलो देखो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ना अलग वाले। जैसे कि मान लो ये है बेंजीन, ये बेंजीन है, लगा दिया, यहां पर जोड़ दिया मैंने CH2 धनावेश। अब ये तो गरीब होता है ना बेटा, ठीक है, ओके। और ऐसे मैंने 2-3 कंपाउंड बना दिए। अब आसान आसान कंपाउंड है ना, ओके, 1-2 बार समझ लो फिर दिक्कत नहीं आती है। हाँ जी, अब देखो जी ध्यान से, यहां पर लगा दिया मैंने CH3, एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां पर लगा दिया। अब देखो ध्यान से, क्या बच्चों यहां पर ये ऑर्थो पर है इसके सापेक्ष, यहां पर ये मेटा पे है इसके सापेक्ष, यहां पर ये पेरा पे है। क्या ऑर्थो और क्या आपने पढ़ा है एम इफेक्ट? क्या एम इफेक्ट बच्चों, एम इफेक्ट कब देखते थे? अनुनाद, अनुनाद है ना। एम इफेक्ट क्या होता है? एक प्रकार का अनुनाद। और एच इफेक्ट क्या होता है? अति संयुग्मन भी एक प्रकार का अनुनाद है। तो देखो ध्यान से, यहां पर वापस से मैं नोट लगवा देता हूं ताकि आपको वापस से याद आ जाए। एम इफेक्ट एवं एच इफेक्ट बेंजीन की केवल ऑर्थो एवं पेरा स्थितियों पर लगता है, मेटा स्थिति पर नहीं, मेटा स्थिति पर नहीं। तो यहां पर बच्चों हमने देखा कि यार ये जो CH3 है, CH3 का प्रभाव क्या होता है? आई प्रभाव। आई प्रभाव तो हर जगह लगता है ना। देखो यहां पर ये CH3 बच्चों डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन, याद करो अति संयुग्मन। क्या यहां पर H इफेक्ट लगेगा? जरूर लगेगा, +H, इलेक्ट्रॉन दान करना। क्या यहाँ पर आई प्रभाव लगता है? जी बिल्कुल, एल्किल समूह तो +I दर्शाते ही है। क्या यहाँ पर केवल का केवल +I लगेगा? ओके जी, क्लियर हुआ। यहां पर देखो बच्चों बहुत ही प्यारा लेक्चर है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, यकीन मानिए मेरी बात, एक बार में आप समझ नहीं सकते, दोबारा देखना। क्लियर है? ओके, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, एक एक बात आप अच्छे से पूछ सकते हो। देखो ध्यान से, इसके सापेक्ष ये पेरा पे जुड़ा हुआ है। क्या पेरा पर H और M लगता है? देखो जी बिल्कुल, CH3 बच्चों देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ पहला कार्बन, अल्फा कार्बन, यहाँ 3 हाइड्रोजन है या नहीं? तो यहाँ पर ये +H भी लगाएगा, +I भी लगाएगा। स्थायित्व की बात की जाए, जैसे कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है, गरीब एक कार्ब धनायन, तो हमें तो उसका स्थायित्व बढ़ाना है। देखो H इफेक्ट दूरी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, क्या I तो करता है। यहाँ I पास में, यहाँ थोड़ा दूर, यहाँ बहुत दूर, तो बेटा सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा होगा? A। फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा C, क्योंकि उसमें H लग रहा है, B में तो लग ही नहीं रहा। फिर आ जाएगा B। क्या मेरी बात समझ में आई? स्थायित्व का क्रम दोबारा सुनो। पहले वाले में जो CH3 जुड़ रहा है ऑर्थो पे जुड़ रहा है, ऑर्थो पे H भी लगता है, M भी I भी लगता है, ठीक है। H तो लग ही रहा है, वो तो पेरा में भी लगता है, ठीक है, लेकिन I तो दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों में 2 प्रभाव है, जबकि इसमें एक ही प्रभाव है। तो ये ज्यादा, फिर ये, फिर ये। क्लियर है? ऐसे आप देख सकते हो, बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं ये, बस अगर आपने कॉन्सेप्ट खोल रखा है, दिमाग खुला हुआ है, अच्छा यहाँ ऐसा सोचना है। ओके जी, क्लियर हुआ? ये देखा बच्चों हमने। अगला देखो यहाँ पर, अगर यहीं पर बच्चों में क्या लगा दूं? ऋणावेश लगा दूं, है ना जी, ऋणावेश लगा दूं। ऋणावेश से सोचो। ओके, तो यहां पर मैंने लगा दिया बच्चों NO2। अब समझ में आ जाएगा तुम्हें कि हाँ सर क्या पिक्चर चल रही है। यहाँ पर ये CH2, यहां पर लगा दो NO2। ओके, यहां पे लगा दिया NO2। अब देखो ध्यान से, NO2 -I दर्शाता है कि नहीं दर्शाता? जी बिल्कुल, -I दर्शाता है सर। लेकिन सबसे पहले हम I क्यों देखें? आपने तो कहा था बैक बॉन्डिंग देखो। देखो यहाँ तो अनुनाद में हिस्सा ले रहा है, तो NO2 के कौन कौन से प्रभाव होते हैं? M में कौन सा? -M। M में कौन सा? -M भी दर्शाता है, -I भी दर्शाता है। ओके,
ऑर्थो पे माइनस एम भी लगेगा, माइनस आई भी लगेगा। क्या मेटा पे क्या लगेगा? ओनली माइनस आई लगेगा। अब ऋणावेश है तो ऋणावेश तो ज्यादा है, उसको खींचना पड़ता है तब जाके स्थायी बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। तो देखो ध्यान से स्थायित्व। अब सोचो एम प्रभाव दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो यहाँ पर भी एम है, यहाँ पर भी एम है, मतलब इन दोनों का स्थायित्व इस बीच वाले से ज्यादा है। पहली बात तो ये ए बी सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें खींचने वाला एक है, इसमें दो प्रभाव लग रहे हैं, इसमें भी दो प्रभाव लग रहे हैं। एम तो दोनों जगह सेम लगेगा। क्या आई दूरी पे निर्भर करेगा? यहाँ ज्यादा लगेगा, यहाँ कम, लेकिन खींचेगा वो ज्यादा बेटा। फिर ए सी, फिर ए, फिर बी। कोई दिक्कत है? ऐसे आप सोच सकते हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कैसे भी तरह, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, हम उसे समझ सकते हैं, उसे बना सकते हैं। ओके, क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन कितने ही आ जाए हम अच्छे से कर सकते हैं। देखो जी ध्यान से एक और देख लो, ठीक है। यहाँ पर ये बेंजीन है, यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 ऋणावेश, यहाँ पर भी ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है CH2 ऋणावेश, यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऋणावेश। तो देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने NO2 समूह, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH3 समूह। ओके जी, यहाँ पर लगा दिया बच्चों मैंने क्या? OCH3 समूह। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, इसको कैसे करेंगे? ये A, ये B, ये C। सर पहली बात तो देखो इनके सबके प्रभाव लिख लो। ओके, जो समूह देखो सर, बेंजीन है CH2, बेंजीन CH2, इतना तो पार्ट कॉमन है ना, बस ये नीचे वाले ने लफड़ा कर रखा है। NO2 माइनस एम भी दर्शाता है और माइनस आई भी दर्शाता है। CH3 बच्चों क्या प्लस H दर्शाता है पेरा पर? क्या प्लस आई भी दर्शाता है? जी बिल्कुल दर्शाता है। OCH3 सर ये गोला क्यों बना दिया? गोले से समझ में नहीं आता तो हटा दो, ठीक है ना। बेंजीन के अंदर गोला भी हो सकता है बेटा, कोई शक नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर ये दोनों इफेक्ट लगा? अब देखो यहाँ पर OCH3, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन क्या एम प्रभाव दर्शाता है? क्या इसके पास लोन पेयर है? अरे लोन पेयर है तो ये वलय में दान कर सकता है, और जो लोन पेयर दान करेगा वो प्लस एम प्रभाव दर्शाएगा, हाँ या ना। हालांकि कार्बन और ऑक्सीजन की तुलना में ऑक्सीजन का माइनस आई भी होता है, लेकिन उसका प्लस एम ज्यादा होता है हेलोजन को छोड़ करके। ओके, तो ये दान करेगा, ये भी दान करेगा, ये खींचेगा। हमें कौन से चाहिए? खींचने वाले ए। अब मुझे बताओ H और M में ज्यादा प्रभावी कौन होता है? M, ये ज्यादा देगा। अरे भैया अगर ये 10 रुपए दे रहा है तो ये 20 रुपए देगा, और हमें तो उससे खींचने हैं। ओके, तो कम कौन दे रहा है? B, और फिर ज्यादा कौन दे रहा है? C। क्या मेरी बात समझ में? इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छे से इनको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके बच्चों, उम्मीद है यहां तक ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जितने क्वेश्चन अभी तक हमने देखे ये समझ में आए। चलो कुछ और क्वेश्चन और लगाते हैं, अच्छे से इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, जैसे कि मान लो यहां पर ऋणावेश कार्बन के बजाय कुछ और हो जाए तो देखो ध्यान से। अगर हम बात करें यहां पर अगला क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए बच्चों यहां पर ऋणावेशित आयन अगर ऑक्सीजन हो तो O-, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बस एक बार आपको कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए कि अच्छा सर ऋणावेशित आयन है तो हमें ऐसे समूह देखने जो इलेक्ट्रॉन खींच सके ताकि उसके ऋणावेश को कम से कम किया जा सके। जनरली उदासीन परमाणु ज्यादा स्थायी होता है, क्लियर है बच्चों। लेकिन अगर हम बात करें कि सर आमतौर पर ऋणावेश किस पे ज्यादा स्थायी होता है, तो ऋणावेशित पर। ओके, लेकिन हम ये चाहेंगे कि किसी परमाणु को हम उदासीन बना सके क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ओके, क्लियर है, तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड अपन ने लगाया। ओके जी, एकांतर क्रम में यहाँ पर डबल सिंगल डबल लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये पहला कंपाउंड, सेकंड और थर्ड। अब देखो इसमें सपोज करो मैं अलग अलग समूह लगा देता हूँ, अलग अलग समूह लगा दिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर एक NO2 लगा दिया, यहाँ पर 2 NO2 लगा दिया, और यहाँ पर बच्चों 3 NO2 लगा दिए, 1, 2 और 3। क्या यह NO2 समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं या प्रतिकर्षी होते हैं? बताओ बच्चों, क्या NO2 समूह, यहाँ पर देखो नाइट्रोजन बच्चों, NO2 समूह कौन कौन से प्रभाव दर्शाता है बताओ? क्या यह M प्रभाव दर्शाता है? जी हाँ सर, यह -M दर्शाता है। पक्की बात, तो यहाँ पर ये -M यहाँ पर भी लगाएगा,
यहाँ पर भी -m लगेगा, यहाँ पर भी -m लगेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर भी -m, यहाँ पर भी -m और यहाँ पर भी -m प्रभाव लगाएगा। पक्की बात। तो आमतौर पर बच्चों देखा जाए तो उसमें 3 m प्रभाव लग रहे हैं। तो क्या वहां पर 3 खींचने वाले समूह हैं? देखो जी ध्यान से, ऑक्सीजन पे ऋणावेश होता है, ठीक है, जो कि स्थायी भी होता है, लेकिन बच्चों यहां पर अगर हम बात करें आमतौर पर कौन सा परमाणु ज्यादा स्थायी होता है? उदासीन, ठीक है। तो यहां पर इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर आवेश, ऋणावेश को क्या मान सकते हो आप? दुख। दुख बांटने से क्या होता है? कम होता है। और अगर उसका दुख बढ़ जाएगा, उसका ऋणावेश बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा स्थायी हो जाएगा। ओके, तो देखो ध्यान, यहाँ पे 1 खींचने वाला, यहाँ 2 खींचने वाले, यहाँ 3 खींचने वाले समूह है, तो सर्वाधिक स्थायी कौन सा होगा बच्चों? क्या लास्ट वाला होगा? ओके, इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? ओके, उम्मीद है यार ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। ओके जी बच्चों, बहुत बढ़िया। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक एक बात आपने अच्छे से समझी और क्लियर की। ओके, हाँ जी, अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कि देखिए ध्यान से बच्चों, ये है आपके पास बेंजिल कार्बोधन आयन, जानते हो आप? ये होता है आपके पास बेंजिल कार्बोधन आयन। बेंजिल कार्बोधन आयन होता है बच्चे, ये होता है आपके पास बेंजिल कार्बोधन आयन। तो यह कार्बोधन आयन क्या आमतौर पर किसी भी अन्य कार्बोधन आयन से ज्यादा स्थायी होगा जिसमें अनुनाद नहीं हो? जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया O-, अब देखो यहाँ पर कार्बन पर धनावेश है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, या जैसे कि देखो यहाँ पर मान लीजिए मैंने ऋणावेश ले लिया, यहाँ पर ऋणावेश ले लिया, ताकि समान समान है, तुलना आसानी से कर सकते हैं अपन। ओके जी, क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्ब ऋणा, बेंजिल कार्ब ऋणायन। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर ऋणावेश, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश, किसके ऊपर ज्यादा स्थायी होगा? जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। अब देखो ध्यान से यार, यहाँ पे भी अनुनाद है, यहाँ पे भी अनुनाद है। अब अनुनाद तो दोनों पे है ना, लेकिन यहाँ पर कार्बन पर है, वहां पर ऑक्सीजन पर है, तो सिंपल सी बात है, उस पर ऋणावेश ज्यादा स्थायी होगा। क्या मेरी यह बात समझ में आई? ओके, क्लियर हुआ? ये पार्ट हमने देख लिया, अच्छे से इसको समझ लिया। पक्का जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से यहाँ पर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कि मान लो बेटा, मान लीजिए यहाँ पर O- लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? O-। ओके जी, क्लियर है? ये बेंजीन है और यहाँ पर लगा हुआ है NO2। यहाँ पे थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा मैं ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इससे संबंधित। और यहाँ पर बच्चों वापस से मैंने क्या किया, यहाँ NO2 लगाया, ऊपर O- लगाया। सर ये तो दोनों सेम है। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एक बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। देखो ध्यान से, अगर मैं ये देखो NO2 समूह अपने आप में बड़ा समूह होता है, क्योंकि इससे नाइट्रोजन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो बहुत ज्यादा एरिया घेरते हैं ये। तो अगर देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर इसके सापेक्ष, ये दोनों ऑर्थो स्थितियां होगी कि नहीं होगी? अगर मैं इस NO2 के सापेक्ष देखूं तो अगल बगल वाली ऑर्थो है या नहीं? तो यहाँ पर मैंने बड़ा समूह लगा दिया, जैसे कि ये लगा दिया CH3 CH CH3, यहाँ पर भी लगा दिया बच्चों मैंने CH CH3 CH3 लगा दिया बच्चों, और सेम यहाँ पर लगा दिया मैंने एक बार। हाँ जी, देखो ध्यान से, एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें अपना ये टॉपिक कवर हो जाएगा, ताकि आपको मैं सब तरह के क्वेश्चन करवा सकूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगर हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तो एग्जाम में उनको उन क्वेश्चन से आप एग्जाम कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, तो उससे क्या मतलब? ओके, अगर हम अच्छे क्वेश्चन लगाएं जिससे एग्जाम हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो हमें तो बढ़िया रहेगा वो हमारे लिए। ओके, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर यह NO2 का प्रभाव क्या होता है? -M होता है। पक्की बात, NO2 का प्रभाव क्या होता है? -M होता है। ओके जी, अब देखो ध्यान से, यहां पर बच्चों ये NO2 एक बड़ा समूह है, ठीक है जी, और यहां पर ये NO2 बड़ा समूह है, क्या इसकी ऑर्थो स्थिति पर ये बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हैं? हाँ या ना? अधिक त्रिविम बाधा, अधिक त्रिविम बाधा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहां पर NO2 बड़ा समूह है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, यहां पर भी NO2 खींचने का काम कर रहा है,
लेकिन क्या यह बड़े समूह इस NO2 को प्रतिकर्षित करेंगे? हाँ या ना? तो क्या ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा उस O- से? बोलो सर शायद नहीं, क्योंकि यहाँ NO2 का अनुनाद यह समूह घटा देंगे तो वो अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। समझ में आई मेरी बात? लेकिन बच्चों यहाँ पर ये बड़े समूह थोड़े दूर है, हाँ या ना? क्या यहाँ पर दूर है वो? अगर दूर है तो यहाँ पर क्या त्रिविम बाधा कम? त्रिविम बाधा कम होगी, यहां त्रिविम बाधा अधिक होगी, हाँ या ना? तो देखो ध्यान से, यदि यहां पर बच्चों यदि किसी समूह के सापेक्ष, यदि किसी समूह के सापेक्ष यदि किसी समूह के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पर, ऑर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा अधिक हो, त्रिविम बाधा अधिक हो, तो उस स्थिति में उस समूह का, ये जो समूह है ना जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उस समूह का अनुनाद में योगदान कम हो जाता है, कम हो जाता है। इस घटना को ठीक है अनुनाद में त्रिविम बाधा कहा जाता है, अनुनाद में त्रिविम बाधा कहा जाता है। ये तुम्हारे नेक्स्ट ईयर काम आएगा बच्चों, जब आप अच्छे से तैयारी करने लग जाओगे तो यहाँ पर इस पर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, उसे अनुनाद में त्रिविम बाधा कहा जाता है, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। ओके, तो क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है जी बच्चों? तो देखो ध्यान से यार, यहाँ पर देखो ध्यान से, यदि किसी समूह के सापेक्ष ऑर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा का मतलब बड़े आकार के समूह। देखो सर कोई बच्चा ये सोच ले सर ऑक्सीजन के सापेक्ष भी तो ये ऑर्थोपेन है, वहां पे भी त्रिविम बाधा है, लेकिन देखो जो O- है बेटा वो छोटा है, इसके तुलना में यहाँ पे त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, यहाँ पर त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, तो ये जो NO2 है ना बच्चे, ये उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जितना कि यहां खींच लेगा। देखो इस ऑक्सीजन से ऋणावेश खींचने में यहां तक दिक्कत है, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई त्रिविम बाधा नहीं है, फटाफट से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लेकिन बच्चों यहां पर इसके अगल बगल में बहुत बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हैं और अनुनाद एक ही तल में होता है, पता है ना आपको, अनुनाद एक ही तल में होता है, तो यह बड़े समूह इसके तल को परिवर्तित कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन है और ये नीचे वाला दोनों एक तल में, लेकिन जो बड़े बड़े जो समूह लगे हुए हैं उसको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो उसका तल बदलने लगेगा और इसका अनुनाद घटने लग जाएगा। तो यहां पर जब इस बड़े आकार के समूह के पास भी अगर बड़े बड़े समूह जुड़े हुए हो तो इसका अनुनाद में योगदान घट जाएगा, तो ये अनुनाद के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा। तो ज्यादा स्थायी कौन सा हुआ? ज्यादा स्थायी हुआ बच्चों दूसरा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, वहां पर NO2 यहां पर -M अधिक लगेगा, यहां पर -M ज्यादा लगेगा, यहां पर -M कम लगेगा, -M कम। ओके, क्लियर हुआ बच्चों? यहां पर इसका -M ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा खींचेगा, यहां पर ये कम खींचेगा, पक्की बात? क्लियर हुआ? क्योंकि यहां पर त्रिविम बाधा कम है, यहां पर त्रिविम बाधा इस बड़े आकार के समूह के आसपास ज्यादा है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है? अच्छे से आप इस बात को भी समझ सकते हैं, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? इन सारी चीजों का कंपटीशन एग्जाम में बहुत रोल होता है। बोर्ड के एग्जाम में इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, एक धनायन देगा, एक ऋणायन देगा, बताओ इनके स्थायित्व का क्रम क्या है। सिंपल से हलवे जैसे क्वेश्चन, लेकिन कंपटीशन में से नहीं आते हैं बेटा। कंपटीशन चाहे नीट हो चाहे IIT हो, उनका अपना एक लेवल होता है, ठीक है? आप को भले कोई टॉपिक आता हो नहीं आता हो, वो तो कहेंगे हमें तो उतने ही बच्चे लेने जिनमें टैलेंट है,
ओके आईआईटी और नीट के एग्जाम में बच्चों सीट फिक्स होती है जैसे कि उनको 10,000 बच्चे लेने, 20,000 बच्चे लेने, उतने लेने हैं। ओके हर साल 10 लाख बच्चे, 12 लाख, 15 लाख बच्चे हर साल एग्जाम में भाग लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम में। क्या वो सारे बच्चे चयनित हो जाते हैं? नहीं, कुछ ही बच्चों का चयन होता है जो अच्छे से कॉन्सेप्ट पकड़ के रखते हैं, या जिनका बेसिक मजबूत है, जिनकी नींव मजबूत है, जिन्हें एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए बच्चों हमें थोड़ा अपने आप का थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा। हम छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ करके सब कुछ नहीं हासिल कर सकते। हमें अगर ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने, तो ज्यादा से ज्यादा बातें समझनी होगी। क्लियर है? जो कि हमारे एग्जाम में हमारी समझ को अच्छे से बढ़ा सके। क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके तो ये कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स थे जो बच्चों मैंने आपको बताए, और उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए भी होंगे। क्लियर हुआ? ओके जी, एक एक कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्लियर है? ओके तो एक दफा मैं वापस से शुरुआत से बता देता हूं कि क्या क्या बातें हैं जो हमने अभी पढ़ी, ताकि आपको वापस से रिवाइज हो सके। तो देखो जी भाई, सबसे पहले बच्चों यहां पर मैंने आपको पढ़ाया बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है? जब दो परमाणुओं के बीच में एक बंध पहले से है, तो और यहां पर क्या है, एक परमाणु के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास रिक्त कक्षक है, तो डोनेशन से, बैक डोनेशन से जो बॉन्ड बनता है वो होता है बैक बॉन्डिंग। आमतौर पर वो क्या बनेगा? उप सहसंयोजक बंध बनेगा, जिसे आप सहसंयोजक बंध में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या शर्त होती है? एक परमाणु के पास रिक्त कक्षक होना चाहिए, दूसरे परमाणु के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, दोनों परमाणु दूसरे आवर्त के होने चाहिए। क्लियर हुआ? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें से कोई होना चाहिए। और दोनों या तो एक दूसरे का हो, दूसरा तीसरे आवर्त का हो। तीसरे आवर्त का मतलब फास्फोरस हो जाए, क्लोरीन हो जाए, सल्फर हो जाए। ठीक है? क्या मेरी बात समझ में? सिलिकॉन हो जाए। ओके ताकि वहां पर अच्छे से बैक बॉन्डिंग हो सके। बैक बॉन्डिंग बच्चों पी ब्लॉक में भी पढ़ाया जाता है। ओके ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने देखे, और उस पर आधारित ये क्वेश्चन हमने देखा था। यहां पर मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन दूसरे आवर्त का है, ये गरीब आदमी, इसके पास रिक्त कक्षक, इसके पास लोन पेयर, ये दे देगा 2p हो जाएगा, यहाँ 2p 3p 2p 4p 2p 5p। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है 2p फिर 2p 3p, और उसके बाद वाली तो दुर्बल हो जाती है। क्या मेरी बात समझ में? ओके जी, हाँ जी। और देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। देखो इस यौगिक इनमें कहीं कोई अनुनाद है? नहीं है, तो अनुनाद लगेगा ही नहीं। ओके यहां पर आमतौर पर ये ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी है, ये यहाँ पर धनावेश है, तो ये अधिक विद्युत ऋणी परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है, -I लगाएगा। ओके दूरी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है। तो यहां पर भी लगाएगा, यहां पे भी लगाएगा। लेकिन सर यहां पे भी तो लगाता ना। लेकिन बच्चे आपको मैं क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले आपको कौन सा प्रभाव देखना चाहिए? सबसे पहले देखना चाहिए बैक बॉन्डिंग। सबसे पहले क्या देखें? बैक बॉन्डिंग देखें, फिर अनुनाद देखें, फिर अतिसंयुग्मन देखें, फिर आई इफेक्ट देखें। अब देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में अनुनाद तो है ही नहीं, ठीक है, अतिसंयुग्मन है ही नहीं, हमें केवल धनावेश के स्थिति को देखना है। तो यहां पर ये ऑक्सीजन से स्थितियां उसकी अलग अलग आ रही है। यहाँ ऑक्सीजन से दूर है, यहाँ पास में, यहाँ जस्ट बगल में है। तो जस्ट बगल में है ना, तो यहाँ इसके पास लोन पेयर, इसके पास रिक्त कक्षक, वैकेंट ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा सी, फिर बी, फिर ए, सॉरी फिर ए, फिर बी, क्योंकि ए से दूरी ज्यादा है, धनावेश बेचारा गरीब है ना। अगर यहां पर ये ऑक्सीजन पास में होगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूर है तो कम खींचेगा। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो यहां पर क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? सबसे पहले क्या सोचे आमतौर पर? सबसे पहले आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में सोचना चाहिए, फिर अनुनाद के बारे में सोचना चाहिए। अनुनाद में दो प्रभाव होते हैं, +m -m। +m क्या होता है? अनुनाद के जरिए इलेक्ट्रॉन देना, +m, अनुनाद के जरिए इलेक्ट्रॉन लेना, -m। ओके अगर कोई संयुग्मित निकाय, कोई समूह ऐसा है जो या तो इलेक्ट्रॉन दाता है या इलेक्ट्रॉन ग्राही है, वो अनुनाद में भाग ले रहा है, तो वो कहलाता है मेसोमेरिक प्रभाव। पक्की बात? कोई दे रहा है तो +m, कोई खींच रहा है तो -m। ओके क्या मेरी बात समझ में आई? ओके जी अब देखो ध्यान से, हाँ अगर मान ले हम एक ही यौगिक की, जैसे कि मान लो ये यौगिक और ये उसकी अनुनादी संरचना, एक यौगिक की अनुनादी संरचना है, उसमें बैक बॉन्डिंग देखनी ही नहीं, क्योंकि वो तो लगती है। जैसे ही ये बंद ऊपर गया, यहाँ पे गरीबी आ गई, तो यह पाई इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, तो ये बैक बॉन्डिंग ही तो हुआ। तो अनुनाद में तो बैक बॉन्डिंग होके ही तो अगली संरचना बनती है, तो वहां पे बैक बॉन्डिंग से आपको स्टेबिलिटी देखनी ही नहीं है, अगर दोनों अनुनादी संरचनाएं हैं तो। ओके तो ये ए और बी, ये उदासीन है, वो आवेशित है, तो उदासीन ज्यादा स्थायी होती है। सिंपल बात है, बहुत बढ़िया, क्लियर है जी, ये बातें हमने देखी।
अगला देखा फिर कार्बोधनायन और कार्बोनिनायन के स्थायित्व को कैसे देखते हो। यार बच्चों देखो, कार्बोधनायन गरीब होता है, उसका अष्टक अपूर्ण होता है। देखो जी ध्यान से, कार्बोधनायन को आप क्या सोचेंगे कि कार्बोधनायन गरीब आदमी है। अब गरीब आदमी का भला करो तो उसका फायदा होगा, मतलब उससे ऐसे समूह जोड़ो जो उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दे ताकि जो गरीबी ना उसकी दूर हो जाए। ठीक है, कोई भी इंसान किसकी मदद करता है आमतौर पर? जो गरीब होता है ना जी। आपने फुटपाथ पे किन लोगों को देखा है, अमीर आदमियों को या गरीब को? गरीब को, जो दान करते हैं। आपने एक यहाँ पे एक रॉबिन हुड के बारे में सुना हो। रॉबिन हुड क्या होता था? अमीरों के घर में चोरी करता था, गरीबों का भला करता था। ओके, तो वही वाली बात है, कार्बोधनायन गरीब आदमी, मुक्त मूलक गरीब आदमी, इनको दो, मतलब ऐसे समूह जोड़ो इनसे जो इनकी गरीबी को दूर करे, मतलब प्लस एम प्रभाव वाले समूह जोड़ दो जो अनुनाद के जरिए उनको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ओके, जो अनुनाद में प्लस एम प्रभाव दर्शाते हैं, या प्लस आई प्रभाव, एल्किल समूह जोड़ दो, या ऐसे समूह जोड़ दो जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जो ऋणावेशित है वो भी दान करेंगे, क्योंकि उनको भी अपने ऊपर गरीबी दूर करनी है ना, उनके भी ऊपर जो अतिरिक्त आवेश है उसको घटाना है। या प्लस एच प्रभाव, अति संयुग्मन। ओके, अगर आपने जैसे कि मान लो कोई गरीब है, अब जैसे कि मान लो गरीब के घर में चोरी हो जाए या गरीब का फसल खराब हो जाए तो उसको कितना नुकसान होगा? पहले ही गरीब है बेचारा, तो अगर आप उससे खींचने वाले समूह लगा देंगे तो भैया वो तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि देखा होगा ना पुराने जमाने की पिक्चरों में, जो थोड़े जमींदार होते थे वो किसानों पे अत्याचार करते थे, पहले ही गरीब है, उनके ऊपर लगान बढ़ा दिया, 3 गुना लगान। ओके, तो बहुत बुरी हालत। अब ऋणावेशित आयन, जिसके ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो ऋणावेशित है, उसका स्थायित्व कब बढ़ेगा? उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहां पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लो, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लो तो वो उदासीन हो जाएगा। तो बच्चों देखो, जस्ट इसका उल्टा सोचना है कि धनावेशित में तो हमें ऐसे समूह जोड़ने जो इलेक्ट्रॉन दे, और ऋणावेशित में ऐसे जो खींचे। तो माइनस आई माइनस एम प्रभाव, क्लियर है, वो प्रभाव स्थायित्व को बढ़ाएंगे, और अगर प्लस एम वाले और प्लस आई लगा देंगे तो स्थायित्व को बढ़ा देंगे। क्योंकि बच्चों मैं आपको बोलता हूं ना कि जैसे जैसे आवेश घनत्व बढ़ेगा, आवेश घनत्व और स्थायित्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मानते हैं हम कि कोई अधिक विद्युत ऋणी परमाणु होता है, उन पर ऋणावेश स्थायी होता है, लेकिन ज्यादा भी नहीं होता है। ओके, कोई भी परमाणु किस अवस्था में रहना चाहेगा? उदासीन। अगर जैसे ही ऋणावेश बनेगा वो सोचेगा मुझे धनावेश मिल जाए ताकि मैं उसके साथ बंध बना सकूं। ओके, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर हुआ? ये बातें हमने देखी। अब देखो, जैसे कि यहां पर हमने देखे कुछ क्वेश्चंस। हाँ जी, स्थायित्व का क्रम बताएं। अब यहां पर कार्बन पे धनावेश, नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे, सब पे धनावेश है या नहीं? अब मुझे बताओ, आमतौर पे धनावेश किस पे ज्यादा स्थायी होता है? जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है। तो यहां पर अगर अपन देखें विद्युत ऋणता, तो बच्चे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है? तो बच्चों फ्लोरीन पर तो ऋणावेश स्थायी होता है, धनावेश थोड़ी ना होता है। तो ये पहला क्रम समझ में आया। दूसरा, सब पे ऋणावेश लगा दिया, यहां पे भी ऋणावेश, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। तो आमतौर पे सबसे ज्यादा ऋणावेश किस पर होगा? इस पर होगा। क्लियर हुआ? और यहीं पर अगर मैं ऊपर से नहीं चलता, F - Cl Br I, तो किसके हिसाब से आंसर देखते हैं? आकार। जिसका आकार बड़ा उस पर ऋणावेश ज्यादा स्थायी, जिसका आकार बड़ा उसके ऊपर ऋणावेश ज्यादा स्थायी, जिसका आकार बड़ा ऋणावेश नेगेटिव चार्ज का स्थायित्व उतना ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, हाँ जी। और देखो ध्यान से, अब यहां पर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड, ये ट्रिपल बॉन्डेड। आपको पता है ट्रिपल बॉन्डेड की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है और इसकी वाली कम होती है। तो जिसकी विद्युत ऋणता कम उस पर धनावेश ज्यादा स्थायी, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा उसके ऊपर ऋणावेश स्थायी। ये समझ में आया? ओके, यहां पर ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है भैया, पता है ना? ओके, यहां पे ये ऋणावेशित आयन। मानते हैं हम ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश स्थायी होता है, यहां पे भी ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, लेकिन एक हद तक। अगर आप उससे इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जोड़ देंगे, ऋणावेश और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे ऋणावेश बढ़ जाएगा तो उसका स्थायित्व घट जाएगा मेरे लाल। समझ में आया? ओके, यहां पर ये देख लिया, ये ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, आकार सल्फर का बड़ा है, उसके ऊपर ऋणावेश ज्यादा स्थायी रहेगा। यहां पर देखो यह धनावेश, यहां पे ये धनावेश, डबल सिंगल धनावेश, अनुनाद लगेगा, इस वजह से वो ज्यादा स्थायी होगा। पक्की बात? बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर भी धनावेश है, यहां पे भी धनावेश है, लेकिन इसमें अनुनाद लग रहा है, अनुनाद से ज्यादा स्थायी होगा ना भाई। ओके, इसमें तो है ही नहीं।
अब देखो अगला क्वेश्चन, यहां पर ऑक्सीजन पे ऋणावेश है, यहां पे ऑक्सीजन पे ऋणावेश है, लेकिन इसमें अनुनाद है उसमें नहीं है, तो ये पहले वाला ज्यादा स्थायी। अगला देखो बच्चों, यहां पर ये CH2 माइनस, ये O माइनस, यहां पर कार्बन के ऊपर ऋणावेश है, यहां ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है। अधिक विद्युत ऋणी पर ऋणावेश ज्यादा स्थायी होगा। भले देखो ध्यान से, यहां पे क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इस कार्बन के ऊपर ऋणावेश है, जी बिल्कुल, यहां पे भी ऋणावेश है, लेकिन ऑक्सीजन पर है, यहां कार्बन पर है, वहां ऑक्सीजन पर है। किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। अब देखो यहां पर भले इसमें अनुनाद है, अनुनाद होने के बाद ऋणावेश का कार्बन से किस पे जाएगा? कार्बन पे ही जाएगा। अरे कार्बन से कार्बन पे ही तो जा रहा है, जबकि यहां पे ऑक्सीजन पे है, तो ज्यादा स्थायी किस पर होगा? ऑक्सीजन पर होगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके, ये बात समझ में आई, ये समझ में आया। अब देखो अगला कंपाउंड, ये ट्रोपेलियम आयन और ये बेंजिल कार्ब धनायन है ना। तो देखो ध्यान से, यहां पे भी कार्बन पे धनावेश, यहां पे भी कार्बन पे धनावेश, इसमें भी अनुनाद, इसमें भी अनुनाद। क्लियर हुआ? लेकिन बच्चों यहां पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया यार, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये एक और समानता आ गई। अब इनके स्थायित्व कैसे देखें यार, ये बेंजीन तो पहले भी एरोमेटिक थी, जब ये धनावेश ना होता, ये धनावेश आया उसके बाद ये एरोमेटिक हुआ। तो जो अपने दम पे अमीर है वो ज्यादा स्थायी है, जो पैदाइशी अमीर है वो शायद कम स्थायी है। क्या पता वो आने वाली संपत्ति को पैसे जुए दारू वारू में उड़ा दे। क्लियर हुआ? जो अपने दम पे अमीर है वो ज्यादा स्थायी, ठीक है ना। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, ऐसे आप समझ सकते हो। ओके जी, क्लियर हुआ? इसके ऊपर धनावेश है, ये कम स्थायी है, ये अपने दम पे एरोमेटिक बना है, जब यहाँ पे धनावेश आया तब, तो ये कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक। ओके, ट्रोपेलियम आयन। और यहां पर देखो ध्यान से, ये भी क्वासी एरोमेटिक, ये बेंजिल कार्ब धनायन, तो ये धनावेश आया तब जाके ये इस पर एरोमेटिक हुआ, तो ये ज्यादा स्थायी होगा। पक्की बात? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था ऋणावेशित पर, ये देखो ध्यान से, ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी पे ज्यादा स्थायी होगा। सर जी बिल्कुल, यहां पे समझ में आ गया। अब यहां पे बेंजीन के ऊपर भी ऋणावेश, इस पे भी ऋणावेश। अब इन दोनों में देखो कैसे देखें, कैसे सोचें। तो देखो जी ध्यान से, सोचने के लिए बस आपको इतना सा करना है कि यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऋणावेश है, यहां पर भी है। बच्चों क्या मैंने आपको यार ये कॉन्सेप्ट बताया था विद्युत ऋणता का, बताया था कि नहीं बताया था? एक होता है गरीब, एक होता है मध्यम वर्गीय, एक होता है अमीर आदमी। अब पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? गरीब को, फिर मध्यम वर्गीय को। अमीर के पास तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश के रूप में। तो उसी तरीके से सोचो यार, यहां पर ये जो कार्बन है ये ऋणावेशित है, ये कार्बन भले द्विबंधित है लेकिन उदासीन है, तो उदासीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है कि ऋणावेशित की? उदासीन वाले की। तो इसमें खींचने वाले 1 2 3 4 5 कार्बन है जो इस ऋणावेश को खींच रहे हैं, इसमें तो एक ही खींचने वाला। तो सबसे पहले तुलना समान के साथ की जाती है। ये तो त्रिबंधित कार्बन है, इस पे तो ऋणावेश ज्यादा स्थायी है ही सही। अब यहाँ पे भी द्विबंधित, यहाँ पे भी द्विबंधित, लेकिन ज्यादा स्थायी कौन होगा? ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा खींचने वाले समूह है। ओके, और ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, अगला देखो, यहां पर ये बेंजिल कार्ब धनायन है और ये साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्ब धनायन, ये तो अपवाद है बच्चों, मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि दूसरा वाले में भले अनुनाद नहीं है लेकिन फिर भी ज्यादा स्थायी है, क्योंकि उसमें होता है डांसिंग रेजोनेंस। जो इस वलय का जो सिग्मा बंध है वो इसके रिक्त पी कक्षक के साथ अनुनाद दर्शाता है, उसके साथ संयुग्मन दर्शाता है और इस प्रकार से अनुनाद दर्शाता है। वलय खुल गई, तनाव खत्म, ज्यादा स्थायी। मतलब एक डिब्बा एक बेंजीन के ऊपर भारी, 3 डिब्बे 3 बेंजीन के ऊपर भारी, है ना। क्लियर हुआ? इस प्रकार से क्रम देखा। यहां पर भी ट्रोपेलियम आयन से भी ज्यादा स्थायी ये होता है। समझ में आया इस कॉन्सेप्ट को? ओके जी, यहां पर ये सारी बातें हमने देखी, इसमें 3 बेंजीन, इसमें 2 बेंजीन, उसमें 1 बेंजीन। समझ में आया? इस प्रकार से हमने देखा। ओके, यहां पर देखो, यहां पर यह एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो सिंपल सी बात है, एरोमेटिक ज्यादा स्थायी होते हैं। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, अगला देखो बच्चों, यहां पर लग गई इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसके अंदर ये बेंजिल कार्ब धनायन, अष्टक अपूर्ण है। यहां तो खट्ट से इलेक्ट्रॉन देते हैं, अष्टक ही पूर्ण हो गया। भले इसमें अनुनाद है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो बैक बॉन्डिंग है ना, किसको वरीयता देंगे? बैक बॉन्डिंग को, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग को वरीयता दी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये माइनस, NO2 का माइनस आई ज्यादा लगता है, फिर इसका सबसे कम, इन तीनों में। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3, इसके ऊपर ऋणावेश है, ऋणावेश को कौन बढ़ाएगा? CH3 बढ़ाएगा। ओके, ये कम करेगा तो ज्यादा स्थायी ये है।
यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे दोनों, इधर दोनों तरफ अनुनाद होगा, इसमें एक तरफ अनुनाद है, पक्की बात। इस तरीके से आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पर भी हमने उसी तरीके से समझा। एक एक छोटी छोटी बात अगर आपको समझ में आ गई तो कॉन्सेप्ट समझना आसान होता है बच्चों। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। यहाँ पर जब ये ऋणावेश भाग में लेगा तो ये भाग नहीं ले पाएगा। डबल सिंगल डबल, ए बी के साथ अनुनाद में, बी सी के साथ अनुनाद में, लेकिन ए और सी में कोई अनुनाद नहीं है। क्लियर हुआ। तो जब इस तरह ये द्विबंध, अगर यह द्विबंध इस ऑक्सीजन के साथ अनुनाद में भाग लेगा तो यह नहीं ले पाएगा। हमें तो ऋणावेश को स्थायी करना है ना, जबकि यहाँ पर एक विस्तारित, यह ऋणावेश पाई में कन्वर्ट हुआ, पाई वाला ऋणावेश में, फिर ऋणावेश पाई में, फिर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया। पक्की बात, विस्तारित अनुनाद ज्यादा स्थायी। क्या मेरी बात समझ में आई? ये समझ में आया। अब देखो जी ध्यान से, दूसरे तरह के कंपाउंड, दूसरे तरह के क्वेश्चन क्या बनते हैं कि बेंजीन के ऊपर कोई समूह जुड़ा हुआ है जो कि ऋणावेशित है या धनावेशित, कैसा भी हो सकता है। अब उसके सापेक्ष ऑर्थो मेटा पेरा पे हमने अलग अलग समूह लगा दिए, जैसे कि ऑर्थो पे CH3 लगा दिया, मेटा पे भी लगा दिया, पेरा पे भी लगा दिया। अब देखो ध्यान से, जो अति संयुग्मन होता है वो भी एक प्रकार का अनुनादी है, हाँ या ना। और जो मिजोमेरिक प्रभाव होता है वो भी अनुनाद है, जो कि मेटा स्थिति पर नहीं लगते हैं। ध्यान रखना, M प्रभाव और H प्रभाव मेटा पे नहीं लगता है, I प्रभाव तो हर जगह लगता है। समझ में आया? तो देखो CH3 यहाँ पे भी है, CH3 यहाँ पे भी, CH3 यहाँ पे भी। सर H प्रभाव कैसे देखते हैं कि बेटा देख, डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन है कि नहीं है? उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो प्लस H लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा? लगाएगा। क्या यहाँ पे लगेगा? नहीं, ये तो मेटा है। यहाँ पर देखो पेरा पे लगेगा, जी बिल्कुल लगेगा। H यहाँ पे भी लगेगा, H इफेक्ट यहाँ पे भी लगेगा। समझ में आया? समझ में आया? जी बिल्कुल आया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे I भी है, I यहाँ पे भी है, H इसमें भी है, H इसमें भी है। तो सबसे कम स्थायी, क्योंकि इसमें H है ही नहीं। सबसे पहले अनुनाद देखते हैं, वो तो सब में है, फिर अति संयुग्मन देखते हैं, जो इसमें और इसमें नहीं है, तो ये कम स्थायी। साथ के साथ आई इफेक्ट दूरी पे निर्भर करता है, ये गरीब आदमी ये देने वाला तो ज्यादा देगा, इसलिए सबसे आगे आएगा A, फिर C, फिर B। पक्की बात, ये हमने समझा। अब देखो जी ध्यान से, इसी के ऊपर हमने आधारित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लगाए। NO2 लगा दिया भाई साहब। NO2 माइनस M भी दर्शाता है, माइनस I भी दर्शाता है। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? दर्शाता है। दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है? दर्शाता है। ओके, तो देखो ध्यान से, अगर ये दर्शाता है तो यहाँ पर मेटा पे तो लगेगा ही नहीं, माइनस आई यहाँ भी लगेगा, वहां पे भी लगेगा। अब ये कौन सा है? ऋणावेशित। अब ऋणावेशित का स्थायी कौन सा कौन स्थायित्व बढ़ाते हैं? देने वाले की खींचने वाले? सर खींचने वाले। वहां पास में ज्यादा खींचेगा तो C सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। क्लियर हुआ? C, फिर A, फिर B, क्योंकि इसमें माइनस M भी लग रहा है, दोनों में माइनस M है। वहां पे माइनस आई, दूरी कम होने के कारण ज्यादा लगेगा, यहाँ दूरी ज्यादा होने के कारण कम लगेगा। इसमें तो केवल I है। ओके, हाँ जी, सेम उस तरीके से बच्चे लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ने किया। समझ में आया? यहाँ पे NO2 माइनस M दर्शाता है, CH3 प्लस H दर्शाता है, ये OCH3 प्लस M दर्शाता है। तो यहाँ पे आवेश कौन सा है? ऋणावेश। हमें खींचना है तो ये, फिर ये कम दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है। ओके, क्लियर हुआ? और फिर यहाँ पर ये आज का टॉपिक हमने देखा, अच्छे से क्लियर किया, ये क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन समझ में आए बच्चों? उम्मीद है यार ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे ना, तो कुछ भी चीजें टफ नहीं है आपके लिए, सारी चीजें आसान है। इन चीजों को अगर आप पढ़ लोगे ना, बहुत शानदार मजा आने वाला है बच्चे। एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक एक कॉन्सेप्ट लेकर आता है। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है यार ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ओके, इसके बाद का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एक एक बात अच्छे से समझ में आई होगी, एक एक कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ओके जी बेटा, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने बात की बैक बॉन्डिंग के बारे में, और कार्ब धनायन का स्थायित्व कैसे देखते हैं, कार्ब ऋणायन का स्थायित्व कैसे देखते हैं, और मुक्त मूलक का स्थायित्व कैसे देखते हैं, वो क्वेश्चन अपन ने किए। ओके जी, एक बार इनको और अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना। यकीन मानिए बच्चों, अगर एक दो बार आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनमें। ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों क्विज की ओर, जिसका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, बताइए, निम्न कार्ब धनायनों या कार्बोकेटायनों की स्थिरता का क्रम है। स्थिरता मतलब स्थायित्व। सबसे ज्यादा स्थायी कार्ब धनायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, एलिल कार्ब धनायन इसे कहा जाता है। फिर बच्चों एक है एक नॉर्मल CH3 CH2 CH2 प्लस कार्ब धनायन।
और तीसरा दे रखा है बेंजिल कार्ब धनायन। अब तुम सोचो और बताओ कौन सा कार्ब धनायन ज्यादा स्थायी होना चाहिए। सोचो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन नंबर 4। जरूरी नहीं है पेपर में यही क्वेश्चन आए, पेपर में कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आए हम उसको झेल लेंगे। जैसे कि आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। क्लियर है बेटा? ओके, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब ऋणायन अधिक स्थायी है? निम्न में से कौन सा कार्ब ऋणायन अधिक स्थायी है? यह CH2 माइनस या यह वाला CH2 माइनस या ये वाला या ये वाला? सोचो और जरा बताओ। हाँ जी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बच्चे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे और इन क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। ओके, थोड़ा सा चीजों को टाइम देना पड़ेगा बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से इनको बार बार रिवाइज करते जाओ। लेक्चर्स को तब तक देखो जब तक समझ में ना आ जाए, एक बार तो समझ में आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो आइए बात करें बेटा दोनों पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो देखो यार, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा स्थायी, ये आपका पहला कंपाउंड है, ये आपका दूसरा कंपाउंड है, ये आपका तीसरा कंपाउंड है। ओके, तो पहले वाले कंपाउंड में देखो क्या बेटा, धनावेश इस डबल बॉन्ड के साथ संयुग्मन में डबल सिंगल धनावेश। ये है बच्चे एलिल कार्ब धनायन, याद है ना आपको, एलिल कार्ब धनायन, एलिल कार्ब धनायन। ओके, ये एक नॉर्मल कार्ब धनायन है जिसमें कोई भी यहां पर रेजोनेंस नहीं है और यहां पर भी अनुनाद है। ये है बेंजिल कार्ब धनायन, बेंजिल कार्ब धनायन। ये है आपके पास प्रोपिल कार्ब धनायन। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो ध्यान से, यहां पर तो पहले वाले में तो लग रहा है अनुनाद, पहले वाले में तो लग रहा है रेजोनेंस, यहां पर भी रेजोनेंस है या नहीं? और यहां पर केवल क्या लगेगा, एल्किल समूह का प्लस I या प्लस H, क्योंकि जिस कार्बन पर धनावेश उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ या ना, तो प्लस H भी लगेगा, प्लस I तो लगता ही है एल्किल समूह का। अब मुझे बताओ सर्वाधिक स्थायी कौन सा होगा? क्या थर्ड होगा, अधिक अनुनाद। जितना ज्यादा अनुनाद होगा उतनी ज्यादा अनुनादी ऊर्जा होगी और उतना ज्यादा उसका स्थायित्व होगा। तो क्या तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा स्थायी है? फिर पहले वाला, क्योंकि इसमें भी अनुनाद है, कम है भले, और दूसरा वाला सबसे लास्ट में कोई अनुनाद नहीं है। तो तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। क्या ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बच्चे? बहुत बढ़िया, कितना सिंपल था, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर कार्बन के ऊपर ऋणावेश है, यहाँ पर भी ऋणावेश है, यहाँ पे भी ऋणावेश है, यहाँ पे भी ऋणावेश है। अब देखो जी ध्यान से बच्चों, क्या यह ऋणावेश अनुनाद में भाग ले सकता है? नहीं ले सकता है, क्योंकि वो तो बेंजीन के साथ सीधा जुड़ा ही नहीं है। तो यहां पर कोई रेजोनेंस है क्या? नहीं है। जबकि यहाँ पे ये ऋणावेश अनुनाद में भाग ले सकता है, यहाँ पे भाग ले सकता है, यहाँ पे भाग ले सकता है। मतलब ये पहले नंबर का तो सबसे कम स्थायी होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब देखो जी ध्यान से, यहाँ पर OCH3 बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, याद करो, तो यह प्लस M प्रभाव दर्शाएगा, अनुनाद में इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ओके, और इससे जुड़ा हुआ है CH3, बस CH3 में एकल बंध है। ओके, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में एकल बंध है, तो ये प्लस M दर्शाएगा। NO2 माइनस M दर्शाता है, याद है ना, NO2 खींचेगा, ये देगा, यहां कोई नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा? अरे ये ऋणावेशित आयन, इसको खींचने वाले समूह चाहिए। क्या 4 नंबर का सबसे ज्यादा स्थायी होगा? फिर 2 नंबर का, कोई दे ही नहीं रहा है, कोई खींच भी नहीं रहा, लेकिन बच्चों अगर आप देखें तो यहां पर तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। ओके, फिर आ जाएगा 3 नंबर का, फिर सबसे लास्ट में 1 नंबर का, क्योंकि उसमें तो अनुनाद लग ही नहीं रहा है। तो हमसे पूछा गया है सबसे ज्यादा स्थायी हो गया 4 नंबर का, क्योंकि इसमें NO2 माइनस M लगाएगा, खींच रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। चलो ठीक है, ये उल्टा दे रहा है, बढ़ा रहा है अनुनाद, इसमें भी, तो समान के बीच में तुलना करी, इसमें तो अनुनाद है ही नहीं, सबसे लास्ट में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ओके जी, तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? बैक बॉन्डिंग, पश्चाबंध के बारे में पढ़ा। ठीक है, कार्ब धनायन एवं कार्ब ऋणायन के स्थायित्व की तुलना हमने करी। ओके,
अब अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य इसको हम अगली क्लास में करेंगे। ओके जी, क्लियर हुआ क्या मेरी बात समझ में, ताकि आपको चीजों को समझ हो सके कि अच्छा इस प्रकार से देखते हैं इनका क्रम। ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चों आइए बात करें अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम अम्लीय सामर्थ्य एवं क्षारीय सामर्थ्य। ओके, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम यहाँ पर थोड़ा सा चलावयवता। ठीक है, ये एक प्रकार की समावयवता ही होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी इंपोर्टेंस ज्यादा है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। क्लियर हुआ जी? ओके, ताकि आप अभिक्रियाओं की समझ को समझ सके। ओके, चलावयवता, और फिर पढ़ेंगे यहाँ पर नाभिक स्नेहिता। ओके, उससे पहले पढ़ लेंगे अपन विलायकों के प्रकार। विलायकों के प्रकार, विलायकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा, ताकि आप चीजों को समझ सके। तो ये टॉपिक्स बच्चों हमें पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी इंपॉर्टेंस बच्चों आप जब अच्छे से इनके क्वेश्चंस लगाओगे तो पता चलेगी कि वाकई में कितने इंपॉर्टेंट है ये। ओके, बहुत बढ़िया, उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसी के साथ बच्चों मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।